चलो देखो यहाँ एल्केन का जो नोमेनक्लेचर होता है एक दिन में समाप्त होता नहीं। एक दिन में देखिए कि 4 5 एग्जाम्पल हो पाया। अभी इसमें आज का क्लास और एक और क्लास पूरा लगेगा, तब जाके कंप्लीटली आप एल्केन सीख पाएंगे। और यदि एक एल्केन बढ़िया से सीख गए तो आगे के नाम को सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी नाम के आधार पर आगे का नाम लिखाता है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात बदलता रहेगा, बस इतना ही अंतर है। इसीलिए हम आपको कल भी बोले थे कि इसको अच्छे से सीखने की जरूरत है, आज भी कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए और चीज़ों को बढ़िया से समझिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी आपको। चलिए अब एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं हम। पहले अभी तक जो जो पढ़े वो बता दें। ब्रांच्ड एल्केन में सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेना होता है, जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। ये पेरेंट चेन के बाहर जो बचता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की संख्या एक से अधिक हो सकती है, पेरेंट चेन जनरली एक ही होता है। कुछ केस में पेरेंट चेन भी दो होता है, वो आगे का केस आएगा तो बताएंगे। फिर इसमें आपको ये बताया गया कि नंबरिंग हमेशा हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम से कम हो। नाम लिखने के दौरान यदि एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया है तो डाई ट्राई का यूज करते हैं, और पोजीशन हर बार लिखना पड़ता है। सेम पोजीशन भी है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। चौथा पढ़ी दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो चार चार 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं। आइए अब चेंज करते हैं कुछ बातों को। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन लीजिए। आप ये भी ले सकते थे और आप इधर से चल के इधर भी आते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। एक कार्बन है तो मिथ वाई एल, सब्स्टिट्यूएंट है तो अंत में वाई एल लगेगा, मिथाइल। ये क्या है? ये है इथाइल। तो पहले तो आपको करना पड़ेगा नंबरिंग, नाम तो बाद में लिखेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि नंबरिंग हमेशा उसी साइड से होगा जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए। चाहे सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो, पहले मिलना चाहिए। एक कार्बन का हो सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन का हो सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो, इससे कोई बहस नहीं है। सिर्फ बहस इस बात से है कि पहले किधर मिलेगा। उधर से चलेंगे तो 1 2 3 तीसरा पर, इधर से चलेंगे तो 1 2 दूसरा पर। तो इधर से नंबरिंग सही है, इधर से उधर की ओर सही है, उधर से इधर गलत हो जाता। तो नंबरिंग जब हम करेंगे इसका तो इधर से ही होगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये है इथाइल और ये है मिथाइल। यहाँ पर डाई डाई ट्राई तो लिख नहीं सकते हैं। दो गो मिथाइल रहता तब ना डाई मिथाइल लिखते। अब अलग अलग है तो यहाँ डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे। इसका नाम अब मिथाइल अलग लिखाएगा, उसका नाम इथाइल अलग लिखाएगा। इसका मतलब है कि इस बार दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन दोनों सेम टाइप का नहीं है, डिफरेंट टाइप का है। तो नाम भी अलग अलग लिखाएगा, पोजीशन के साथ लिखाएगा। लेकिन एक नया बात यहाँ ये है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमेशा पहले लिखेंगे, मतलब मिथाइल इथाइल सब पहले लिखाएगा और पेरेंट चेन का नाम बाद में। तो लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट एक नहीं दो है और दोनों अलग अलग टाइप का है, तो पहले किसको लिखें? पहले उसको नहीं लिखेंगे जो पहले आया है, या इसको पहले लिखेंगे। इसमें बहुत बात है, इसमें आप ऐसे समझिए। इस एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि आप ये दिमाग से निकाल दो, मतलब ये दिमाग में रखना है कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो पहले आया उसका नाम पहले लिखाएगा। समझे? इसका नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब एबीसीडी में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखाएगा। जैसे ये मिथाइल एम से स्टार्ट हुआ और ये इथाइल ई से स्टार्ट हुआ, तो अल्फाबेटिकल सुपीरियर कौन है? इथाइल का ई। तो ये ई पहले लिखाएगा, चाहे इसका पोजीशन बाद में आया है। 5वां पर इथाइल है फिर भी इथाइल ही पहले लिखाएगा, और बाद में कौन लिखाएगा? इथाइल। तो बताइए तो नाम क्या होगा? 5 इथाइल।
5 इथाइल, इसका काम खत्म। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे ना पहले, टू टू मिथाइल। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर भी हम हाइफन दिए, यहाँ पर भी हाइफन दिए, क्योंकि डिजिट और लेटर को हमेशा किससे जोड़ना है, हाइफन से। तो डिजिट आ जाए तो बीच में कोमा देना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाद बाकी सब लेटर स्मॉल रहेगा। फर्स्ट लेटर के पहले डिजिट रहे तो स्मॉल या कैपिटल लेटर आप दे सकते हैं। अब बताइए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। 7 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और अंत में क्या लगा देंगे, एन ई। नाम हो जाएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आई बात, बता रही है। ये जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा दो ही रहेगा, इससे भी ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। जैसे अगला कंपाउंड हम लेंगे, उसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। अब देखिए उस पर हम काम कैसे करेंगे। पेरेंट चेन को हमेशा घेरना होता है, वो नाम का हिस्सा है। यदि आप घेरेंगे नहीं तो चेक करने वाले को दिक्कत होगा, काट देगा वो। सही भी लिखे हुए रहेगा तो दिक्कत हो जाता है, तो घेरना पड़ेगा। सच पूछिए ना तो नोमेनक्लेचर का सबसे पहला स्टेप पेरेंट चेन है, और वही आपके सही और गलत चीज को बता देता है। यदि आप पेरेंट चेन सही लिए हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका लिखा गया नाम सही होगा, नहीं तो पेरेंट चेन गलत हुआ था तो सवाल ही नहीं पैदा होता है सही होने का। इसीलिए पेरेंट चेन एक बहुत ही एसेंशियल चीज है, जरूरी चीज है। बढ़े आगे। अच्छा एक बात और, जैसे किसी भी नोमेनक्लेचर में आप ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये कंपाउंड लिख दिए, अब आप यदि कहेंगे कि सर यदि एक कार्बन यहां जोड़ देते तब इसका नाम क्या होता, और आपके दिमाग में ये आ जाता कि तब इसका नाम होता 2 5 डाई इथाइल हेप्टेन, तो क्या ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है, आप किसी कंपाउंड पर आप एक बार काम कर लिए, और उसके बाद यदि आप कुछ भी जोड़ते हैं तो अब आपको फिर शुरू से काम करना पड़ेगा, उस नाम को देखना, सुनना भी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या गलती है। अब जो पेरेंट चेन होगा, क्या लगता है यहां से स्टार्ट होगा। यदि आप यहां पर कार्बन जोड़ेंगे तो ये पेरेंट चेन यहां से स्टार्ट होके इधर बढ़ेगा, और ऐसा करने पर कार्बन की संख्या 7 नहीं बल्कि 8 हो जाएगा। बताइए गलत हो जाएगा नाम कि नहीं। तो इस एग्जाम्पल से हम आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि कोई नाम हम आपसे लिखवा लिए, बोर्ड पर वो दिया हुआ है, और हम बीच में एक कार्बन जोड़ दें और आपको बोलें कि अब आप नाम लिखिए, तो फिर आप उसी नाम में करेक्शन मत करने लगिएगा। कंपाउंड बदल गया, पूरा का पूरा बात बदल गया। अब आपको फिर शुरुआत से काम करनी पड़ेगी, फिर से श्रृंखला को चेक करना पड़ेगा, फिर से सब्स्टिट्यूएंट को चेक करना पड़ेगा, और फिर नाम को लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये। लिखिए तो इसका नाम, नहीं रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए आप, रुकिए। अभी आप फंसीएगा नहीं, पहले हमको एक आध को बताने दीजिए, तब आपको उलझा देना है। जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। देखो इसको, इसमें पेरेंट चेन बताओ तो कहाँ से कहाँ तक होगा। चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा इच्छा होगा तो हम यूं पेरेंट चेन लेंगे, तो गलत थोड़े है, ये भी सही है। अब देखो हम इस बार यही पेरेंट चेन लेंगे, इसलिए कहा है कि आपके दिमाग में ये कतई सेट नहीं होना चाहिए कि हमेशा सीधा वाला लाइन होता है पेरेंट चेन। जनरली लोग को ये दिमाग में आ जाता है, जब बार बार सीधा सीधा चलने लगता है ना, तो लगता है कि सीधे होगा पेरेंट चेन, आप आदत बना लेते हैं अपना। इसीलिए कुछ बार घुमा भी देंगे हम। आप यकीन मानिए, यदि आप पेरेंट चेन सीधा सीधा लेते तो भी वही बात था,
इधर से इधर जाते तो भी वही बात था, इधर से इधर गए तो भी वही बात है, कोई अलग बात नहीं है। आप नाम लिख के देखिए और हम भी नाम लिख के लिखते हैं, देखिए तो क्या डिफरेंट आ जाता है। चलिए बताइए तो नंबरिंग किधर से करें। ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल। बताओ किधर से, ऊपर से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। बताइए तो नाम। सब्स्टिट्यूएंट कितना है? तीन, तीन सब्स्टिट्यूएंट है ना जी। एक दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट और दो एक एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तीन ही ना सब्स्टिट्यूएंट। नाम लिखने में हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करेंगे। अल्फाबेटिकल जो सुपीरियर होगा उसको पहले लिखेंगे। बताइए किसको पहले लिखें, इथाइल को पहले लिखें या मिथाइल को पहले लिखें? इथाइल को पहले लिखेंगे। चलिए नाम बताइए। 7 इथाइल। आगे बताइए। दूसरा पर और तीसरा पर दो बार मिथाइल आया, तो दो बार आया तो मिथाइल मिथाइल तो लिखेंगे नहीं, यहाँ डाई मिथाइल का यूज होगा। तो ये हो जाएगा 2, 3 डाई मिथाइल। और 9 कार्बन है तो नॉन। क्या जी आसान लगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और चीज़ों को समझेंगे। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर डाईमिथाइल का डी और इथाइल का ई, बताइए कौन सुपीरियर है? डी सुपीरियर है या ई सुपीरियर है? ई सुपीरियर है। ए बी सी डी में कौन पहले आता है? डी। तो ये नाम आपका गलत हुआ या सही हुआ है? सही हुआ। गलत हुआ या सही हुआ बताओ। ये नाम बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि डाई का डी अल्फाबेटिकल में आएगा ही नहीं, मिथाइल का एम अल्फाबेटिकल में आएगा, क्योंकि इसका नाम मिथाइल है, इसका भी नाम मिथाइल है। डाई मिथाइल थोड़े इसका नाम है। तो ये डाई क्या है? ये डाई तो सिर्फ ये बता रहा है कि मिथाइल दो बार आ रहा है, ये तो उसकी उपस्थिति को बतला रहा है। तो हम इस डाई ट्राई टेट्रा इस सब के फर्स्ट लेटर को हम अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे, हम नाम को कंसीडर करेंगे। हम मिथाइल का एम देखेंगे, इथाइल का ई देखेंगे। डाई आया, ट्राई आया, पेंटा आया, ये सब अल्फाबेट में नहीं आता है। ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर डी नहीं बल्कि आपको किसको देखना था, एम को देखना था। दूसरी बात, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जिसका फर्स्ट लेटर दोनों जगह सेम रहे, तो वैसी स्थिति में सेकेंड लेटर पर चले जाओ। सेकेंड लेटर भी सेम है, थर्ड लेटर पर चले जाओ। तब तक भागते रहो जब तक कि अलग अलग मिल ना जाए। और यदि फिर भी अलग नहीं मिला, एक खत्म हो गया और एक चालू रह गया, तो जो छोटा है उसको पहले और जो बड़ा है उसको बाद में लिखेंगे। नहीं समझे क्या? आगे समझिएगा, उस सब बात को लिखिए, सब आ जाएगा। ये जो जितना बात बोल रहे हैं वो सब प्रैक्टिकली आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा। करिए। अभी इस एग्जाम्पल में हम काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, रीजन है कि यही यही मेन समझने का चीज़ है। इसको समझ लिए तो बाकी कितना भी स्पीड करने दिक्कत आपको नहीं होगा। बढ़े आगे। इस तरह का दूसरा कंपाउंड दे तो नाम लिखा जाएगा। लिखिए अगला तो अपने सा।
नहीं हुआ था? कंपाउंड मिटा देते हैं, नाम नाम ही ना छूटा हुआ होगा। अच्छा लिखिए लिखिए। इसमें जितना टाइम ले सकते हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना सीखे हुए एक भी स्टेप में आगे नहीं बढ़ना है। जहां भी दिक्कत हो खड़ा होकर बोलिएगा, और क्लास में बोलना है, ऑफिस में जाके नहीं। यहाँ जो दिक्कत है यहाँ पूछिए, ताकि बाकी को भी दिक्कत हो तो समस्या दूर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है। बाकी इसमें हम थोड़ा बहुत फेल कर रहे हैं, कर दिए। इसका नाम लिखिए। सबसे पहले पेरेंट चेन। सबसे पहला काम पेरेंट चेन लीजिए, और पेरेंट चेन लीजिए नहीं, पेरेंट चेन घेरिए। गलती होने पर पिटाई लगेगा, सो अलग। क्या जी? कितने कार्बन का पेरेंट चेन आया? पेरेंट चेन घेर चुके हैं सभी लोग? इसमें पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 होगा। क्या ये कंटिन्यूअस कार्बन नहीं था जो इसको छोड़ दिए? आप मैक्सिमम लोग क्या किए, यहाँ से सीधा कर दिए। गलत हो गया ना, सीधा कर देंगे तो ये कंटिन्यू। अच्छा, ये कार्बन नीचे जुड़ा हुआ रहे या इधर जुड़ा हुआ रहे, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। समझ में आया कि क्या गलती कर बैठे आप? पेरेंट चेन लेना ही अभी तक आपको नहीं आया। अब बताइए किधर से नंबरिंग करें? हम इधर लिखते हैं 1 नंबर और इधर 2 नंबर। किस साइड से, 1 नंबर साइड से या 2 नंबर साइड से? 2 नंबर साइड से। इधर से नंबरिंग होगा। बताइए क्यों? कारण समझिए क्या है। इधर से करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट आया ना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से गया। एक बात बताओ, 1 2 3, तीसरा पर तो एक ही ना सब्स्टिट्यूएंट आया। इधर से करो तो 1 2 3, तीसरा पर एक नहीं बल्कि तीसरा पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया। समझ में आया? 4 5 6 7 8। जो नहीं समझे अभी भी, अब आप इधर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। और जो ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक से आप कभी गलती नहीं करेंगे। सारे सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को तुम एक लाइन से लिखो तो, लिखो तो। इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन क्या है? इसका क्या है? इसका क्या है?
यानी जब तुम उधर से चला तो कुल 5 गो सब्स्टिट्यूएंट है, जिसका पोजीशन 3 3 5 5 7 आया। आया ना। अब एक बार इधर से चलो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो तो RFPD कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ? क्या कहाँ गड़बड़ी है? फर्स्ट पोजीशन सेम आया, पता नहीं चला उधर से करें या इधर से करें। सेकेंड पोजीशन ये 3 ये 5, ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया, ये सही है ये गलत है। ये सही कब हुआ? जब आप उधर से इधर चले थे तब न? ऐसे भी सोचिए कि तीसरा पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरा पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहीं से तो क्लियर हो गया। इधर से चलते तो तीसरा पर इक्के को मिलता, उधर से चलेंगे तो तीसरा पर 2 2 मिलेगा, इसका मतलब है कि उधर से नंबरिंग होगी। अरे तो RFPD इस तरह से अप्लाई कीजिए। सोच लीजिए, उधर मतलब मन ही मन सोचिए कि उधर से करेंगे तब क्या क्या पोजीशन मिलेगा, इधर से करेंगे तब पोजीशन क्या क्या मिलेगा, उसको रफ में लिखिए। और रफ में लिख के देखिए कि कहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है। जो छोटा मिला वो सही है, जो बड़ा मिला वो गलत। और हर तरफ से समान मिल गया तो उधर या इधर कहीं से करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब नहीं है जब सभी सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा हो। यदि वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात आएगी, इथाइल मिथाइल रहेगा, तब हम इथाइल को सुपीरियर मानेंगे और मिथाइल को बाद में। समझे हम क्या बोले सो अभी? बताइए नाम, अब बताइए। बोलो रे, जोर से बोलो तो नाम इसका। फिर नहीं बोल रहा है। छुट- छुट्टी से पहले एक दिन। छुट्टी ये दिन क्या? छुट्टी से एक दिन पहले नहीं, हल्का सा दुलार हुआ था। याद है कि भूल गया? फिर दुलार करवाना है? नो सर। बोलिए नाम। क्या बात है, इतना बढ़िया से याद था रे तुम लोग को। हाई मिथाइल। इथाइल का नाम लिख चुके। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। 4 बार मिथाइल। 4 के लिए टेट्रा। नहीं, पहले पोजीशन क्या क्या लिखें? 3 3 नहीं, 3 3। 2 बार ना आया है। एक बार 5 पर, एक बार 7 पर। टेट्रा मिथाइल 9 कार्बन के लिए। अब एक चीज सुनो, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सर कब डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, 5 बार आया तो पेंटा, 6 बार आया तो। इससे ज्यादा बार जनरली आता ही नहीं है। और यदि पतितपना करने लगे तो कितनों बार आ सकता है। ये काफी है, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। वैसे लोग जिनको इसमें कंफ्यूजन होता है कि 4 बार आया तो टेट्रा लिखे, वो कहाँ से आया? टेट्रा वर्ड जो है वो 4 को सूचित करता है केमिस्ट्री की गिनती में। ट्राई 2 को, ट्राई 3 को, टेट्रा 4 को, पेंटा 5 को, हेक्सा 6 को, हेप्टा 7 को, ऑक्टा 8 को, नोना 9 को, डेका 10 को, मोनोडेका, डूडेका, ट्राइडेका, इस तरह से आगे चलता चला जाता है। इसको साइड में नोट करके लिखिएगा। क्या जी, अब समझा? अब फिर से तुमको एक नया रूल बताते हैं, उस नया रूल को देखो, ध्यान से देखना। हुआ था, लिखा हुआ हुआ था कि नहीं?
कोई कुछ नहीं लिखेगा, तुम बनाओगे, तुमसे गलती होगा, पहले ध्यान दो इधर। नया बात है इसमें, कुछ नया रूल है इसमें। एक चीज देखो, यहाँ पर पेरेंट चेन दो हो सकता है। एक सीधा सीधा जाएंगे तब, एक सीधा सीधा जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट यही ना मिलेगा। एक ये तरीका आप ले सकते हैं। क्या गलत है क्या सही है ये बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। जब आप ऐसे किए तो एक दो तीन, तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, चार पाँच छः, छः कार्बन का चेन, सब्स्टिट्यूएंट एक। इसमें एक दूसरा काम ये हो सकता है कि पेरेंट चेन यहां से स्टार्ट करें और इसको ले लें। अब बताओ, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन अब भी है, छः कार्बन तब भी था। उस बार केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट था जिसमें कार्बन की संख्या तीन थी। इस बार सब्स्टिट्यूएंट है एक, एक सब्स्टिट्यूएंट दो कार्बन का और एक सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का। अब आप ये बताइए कि दोनों में से कोई भी काम किए या करेंगे तो ये एक ही बात होगा या अलग अलग बात होगा? अलग अलग बात होगा। और अलग अलग बात होगा तो नाम भी अलग अलग होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया ना कि अब कौन पेरेंट चेन सही है और कौन पेरेंट चेन गलत है। तो जानिए, येलो वाला सही है और रेड वाला गलत है। जो पहले लिए थे वो गलत है और जो बाद में लिए वो सही है। इसका रूल क्या है अब आप ये समझिए। जब किसी कंपाउंड में पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या समान आने लगे, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या समान आने लगे, तो हम उस पेरेंट चेन को चुनेंगे ओरिजिनल पेरेंट चेन के लिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक होगी। पहला बार केवल एक ही ना सब्स्टिट्यूएंट आया था, तीन कार्बन का। और जब येलो वाला लिए तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक दो कार्बन का और एक एक कार्बन का। तो ऐसी स्थिति में येलो वाला सही माना जाएगा, रेड वाला गलत। तो बताइए, इसको फिर से सही करके यदि हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? येलो वाला कुछ ऐसे ही था ना? बोलिए। देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। पहले जो सब्स्टिट्यूएंट था वो तो एक ही ना सब्स्टिट्यूएंट था। हो गया। अब बाकी काम तो आप आसान है कर सकते हैं। इधर से एक दो तीन चार पाँच छः, इधर से नज़दीक है ना सब्स्टिट्यूएंट। नाम बताइए। सॉरी, समझ में आया क्या करना है? जब दो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या समान आने लगे तो उस कार्बन को, उस पेरेंट चेन को मेन पेरेंट चेन मानना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक हो। और ये सब आपको याद हो जाएगा अपने आप, इतना ना इस पर प्रैक्टिस करोगे ना कि दिमाग में सेट हो जाता है। ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात ये है कि एग्जाम में बहुत भारी भारी नहीं पूछता है, एग्जाम में तो हल्का पूछता है। यहाँ पर इतना काम कर देंगे कि आईआईटी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हैं। नहीं कहिएगा लेवल डाउन ही रखने का तो कम ही रखेंगे। हो गया। फिर से नया एग्जाम्पल, नए रूल के साथ। और इसमें अभी आप उतार लीजिए और पेरेंट चेन को घेरिएगा मत आप खाली सोच के रखिए कि कहाँ से पेरेंट चेन होना चाहिए। हम आपका कॉपी चेक नहीं करेंगे, पूछेंगे आपसे कि बताइए कौन सा पेरेंट चेन सही है। लगातार सात कार्बन है ऊपर में।
इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन होगा पेरेंट चेन? इस बार यही होगा पेरेंट चेन, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। इसका कारण जानते हैं आप? यदि तुम नीचे आते तो 6 कार्बन का पेरेंट चेन होता, और तुम सीधा गए तो 7 कार्बन का। यदि तुम नीचे आते तो सब्स्टिट्यूएंट 2 हो जाता, लेकिन पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कम हो जाती। सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा उस पेरेंट चेन में ना हम लोग लेते हैं जिसमें कार्बन की संख्या समान हो। इस बार इधर 7 कार्बन है और इधर 6 कार्बन है, तो पेरेंट चेन तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन होता है। पिछला रूल इस पर थोड़े अप्लाई हो पाएगा। पिछला रूल और इसमें, जो एग्जाम्पल था और इसमें क्या अंतर है दोनों में? इसमें जब आप पेरेंट चेन सीधा सीधा लिए तो भी 6 कार्बन, और पेरेंट चेन सीधा टेढ़ा लिए तब भी 6 कार्बन। तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया ना कि दोनों तरफ तो 6 है, तो पेरेंट चेन किसको माने? तो पेरेंट चेन उसको मानेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इधर 7 कार्बन इधर 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला तो पेरेंट चेन कभी नहीं होगा, 7 कार्बन वाला होगा। तो यही पेरेंट चेन होगा। लेकिन जैसे ही ये पेरेंट चेन हुआ, अब यहाँ पर आपको समस्या आने लगेगी। पहले आप नंबरिंग कीजिए तो इसका किधरों से करोगे, एक के बात होगा। चलो नाम बताओ। फोर, फोर प्रोपाइल। यहीं पर गलत हो गया। अब इसमें बोले थे ना कि नया चीज है, नया बात सीखना पड़ेगा इसमें। अब आपको हम बताते हैं कि आप गलत क्यों हैं। आप एक बात बताइए, यदि अभी जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इस रूप में ना लिखा हुआ है, यदि ये 3 कार्बन ऐसे लिखा होता तब क्या नाम होता सब्स्टिट्यूएंट का? इसका नाम प्रोपाइल। आप इसको भी प्रोपाइल ही कह दिए। आप ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर अलग है या सेम है? अलग है तो नाम भी अलग होगा, और जब नाम अलग होगा तो प्रोफाइल तो नाम नहीं होगा। तो पता ये करना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम एक नहीं, इसका नाम 2 तरीके से लिखाता है। ठीक है। एक नाम ये है कि आप याद रखिए कि इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ये याद करना पड़ेगा, कॉमन सिस्टम में है, ये कॉमन नाम हमेशा याद रखना पड़ता है। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम हो जाएगा फोर आइसोप्रोपाइल। बाकी 7 कार्बन का चेन है तो हेप्टेन। लेकिन सुन लो नो, हर एक सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नाम नहीं होता है। कॉमन नाम मुश्किल से 10-12 गो का है, सब्स्टिट्यूएंट लाखों हो सकता है। तो आपको इस नाम से काम नहीं चलेगा। हालांकि ये अलग बात है कि आपका सिलेबस इसी सब से संबंधित रहता है, भारी भारी चीज़ नहीं देता है। लेकिन भारी चीज़ दे देगा तब हम उसके नाम को कैसे लिखेंगे, और वैसे भी इसका दूसरे तरीके से नाम लिखने के लिए आपको आना चाहिए। अब आप उसको सीखिए। पहले आप इसको लिख लिया, आप छटपटा रहे हैं, वो लिखिए तो इसको पहले। जब तक तुम लिख नहीं लोगे ना, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रहेगा, इसलिए पहले तुम लिख लो। जैसे तुम लिख लिया तो तुमको लगेगा हाँ अब हमारा मिल गया प्रसाद, अब हम बचे हुए नहीं हैं। आप लोग अलग टाइप हैं आप लोग। भगवान अपने हाथ से तुम्हारा नाक, मुंह, हाथ, कान, इतने सुंदर, क्या इतने सुंदर? पूरा बात मेरा सुनी नहीं है, कहती है भगवान। हम ये बोले कि भगवान अपने हाथ से तुम्हारा आंख, नाक, कान, मुंह सब बनाए, लेकिन जब दिमाग दे रहे थे तो गधा को कहे जाओ तो ना दिमाग दे दो, तो उसको लगा तरिए तनी में तो काम चल जाता है, जीवन जी लेता है। वो गधा दिया तुम लोग को हल्का हल्का है, इतनी 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 दिमाग दे। बस मुंह कान हो गया मिला जुला के आदमी जैसा, और दिमाग हो गया गधा जैसा। इसीलिए जो है ना समस्या आ रही है। समझा रहे समस्या का मूल जड़ क्या है? बहुत बढ़िया, तुम समझता अच्छा है। सुनो अब इधर, अब लिख लिया है ना। अब भगवान जिस गधा को माथा देने के लिए भेजे थे, और जितना माथा आपको दिया उतने माथा का यूज यहाँ कीजिए, उतने से काम चल जाएगा। देखिए इधर, सबसे पहले जानिए आप, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को सुनिएगा ध्यान से। इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है।
इसको बोलते हैं, तुमसे सब्स्टिट्यूएंट तो बोला नहीं जाता था, आप कैसे बोलेगा रे ये? अखर योग्य बोलो तो। अच्छा ठीक है, बैठ ले वो। पूरा बोलो। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट बोलो। हाँ सुनो तो, हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। स- हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, बोलो। बोलो जल्दी। फिर उतने पर आधा पर बोल रहा है। अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बोलो। अब पूरा बोलो, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे सुनो, हम लिख देंगे तो तुमको ठीक है। हम लिख दे, नहीं ये दिक्कत होता है, हिंदी मीडियम वालों को बोलने में परेशानी होती है, प्रोनाउंसिएशन नहीं ढंग से बोल पाते हैं। हम लिख देते हैं तब आप शायद अच्छा से बोल पाए, ठीक है। देखिए इधर। अब इधर देखो। ऐसे इसको बोलना, ऐसे इसको बोलना होता है, देखो इधर। अरे हमको बोलने दो ना। हमको बोलने नहीं आता। ठीक है, आप ही बोलिए। इसको आप स्पेलिंग से देखते हुए बोलिएगा तो बोल पाइएगा। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसको देख के आप सीखिए बोलना, आप कैसे बोलेंगे आप जानिए। सुनिए इधर। एक नाम तो इसका आप देखे, एक नाम तो आप देख चुके हैं ना। इसका और करके एक दूसरा नाम सुनिए। और करके जो दूसरा नाम है उसको पहले सीखना पड़ेगा। अब सीखिए उसमें क्या नया बात। ये भारी बात है, सबसे भारी बात है ये, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इधर। इसमें सेकेंडरी चेन लेना होता है, मतलब इसमें एक और पेरेंट चेन लेना होता है। और वो पेरेंट चेन हमेशा स्टार्ट होता है उसी कार्बन से जो कार्बन मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। खड़ी हो जा तुम। खड़ी हो। क्या बोले थे अभी? क्लास में नहीं थे क्या? अच्छा थी यही तो, बोलो ना क्या बोले थे अभी। तुम भी, तुम खड़ी हो रे। तुम हाँ। पीछे पीछे पीछे। हाँ हाँ हाँ, खड़ी करो। क्या बोले थे अभी? आम इमली कटहल कुछ तो बोले होंगे। क्या क्या बोले थे, बोलो ना रे। देखा कहाँ ध्यान था। हम लिखे थे अभी सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, अब वही बोल रहे थे। अरे उसके बाद भी बहुत बात हुआ। वो रील नहीं देख पाए आप, समझे, वो छूट गया। क्या बोले थे रे? सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए आपको सेकेंडरी पेरेंट चेन लेना पड़ता है, यानी इस ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक पेरेंट चेन से काम नहीं चलेगा, एक दूसरा पेरेंट चेन भी लेना पड़ेगा। और दूसरा पेरेंट चेन हमेशा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट में ही आएगा, बाकी कहीं जगह नहीं आएगा। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये स्टार्ट होगा उसी कार्बन से जो कार्बन मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से डायरेक्ट यही ना जुड़ा हुआ है, तो फिक्स है इसका एक एंड यही होगा सेकेंडरी चेन का। और वहां से आप आगे बढ़िए, जो सबसे लंबा चेन मिले उस रास्ते में चले जाइए। तो इधर से यदि तुम इधर आया तो कितना कार्बन? दो कार्बन। और यदि तुम इधर से इधर आया तो कितना कार्बन? दो कार्बन। तो दो ही होगा, उधर जाए तो भी और इधर आए तो भी। तो दो कार्बन का सेकेंडरी चेन होगा। अब कोई कहेगा कि सर हम इस तरह से इसका पेरेंट चेन लेना चाहते हैं, इस तरह से। ये गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा? क्योंकि सेकेंडरी चेन का रूल है कि वो स्टार्ट हमेशा उसी कार्बन से होगा जो मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। और ये स्टार्ट या तो यहाँ से हो गया या यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या ये या ये मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आसान बात ये है कि ये स्टार्ट उसी कार्बन से होगा जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो मेन चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो लंबा रास्ता है उसको तय कीजिए। ठीक है। यहाँ इसका नंबरिंग भी उसी कार्बन से स्टार्ट होता है जहां से आप पेरेंट चेन स्टार्ट किए हैं। यानी एक नंबर किसको देंगे? एक। समझ में आ गई बात? अब देखो पहला पर ये मिथाइल लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा वन मिथाइल। कितना कार्बन है ये?
दो के लिए क्या बोलेंगे? दो के लिए, दो कार्बन के लिए इथ, और यहाँ पर अंत में ANE नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी YL ही लगेगा, क्योंकि है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही ना। समझ में आई बात? और जब भी आप सेकेंडरी चेन लेंगे, सेकेंडरी नंबरिंग करेंगे और उस नाम को लिखेंगे, तो ये नाम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में। स्मॉल ब्रैकेट नहीं देंगे गलत हो जाएगा। अब काहे ऐसा होगा, अब आप इसको सुनिए। पहले पहले आप बताइए तो नाम इसका क्या हुआ? अरे भाई, जब इसका नाम लिख दिए तब तो नाम लिखना आसान है। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट यही है ना, किस पोजीशन पर लगा होगा? चौथा पर। तो नाम हो जाएगा 4 हाइफन स्मॉल ब्रैकेट 1 हाइफन मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। तो इसका नाम आप लिखिए 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, या इसका नाम आप लिखिए 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, दोनों सही। ये कंप्लीट IUPAC सिस्टम है, और उसमें आधा नाम कॉमन नाम है याद करने वाला, और आधा समझने वाला। समझ गए? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सुनिए, अब ब्रैकेट का काम क्या है। आप देखिए, एक यहां भी लिखे हैं, एक यहां भी लिखे हैं, दो जगह एक लिखे हैं। यदि आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो आप लिख देंगे 1 मिथाइल, तो हम कैसे समझेंगे कि आप यहाँ के मिथाइल की बात कर रहे हैं या वहां के मिथाइल की बात कर रहे हैं? कंफ्यूजन होगा कि नहीं? और नाम ऐसा होना चाहिए कि कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी चेन जो आप लिए उसको जब आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का एक हमेशा सेकेंडरी चेन का एक मान आ जाएगा। अब समझ में आया कि ये स्मॉल ब्रैकेट का काम यहाँ पर क्या है? इसीलिए जब भी आप सेकेंडरी चेन लेंगे, सेकेंडरी नंबरिंग करेंगे, तो और उसका नाम लिखेंगे, तो आप उसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन जब आप आइसोप्रोपाइल इसी को लिखे थे तो वहां पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आप वहां पर सेकेंडरी चेन लिए और ना ही आप वहां पर सेकेंडरी नंबरिंग किए। समझ में आया? उतारिए इसको। और इससे आगे का बात कल होगा। कल पूरा क्लास इसको जब देखिएगा तब जाके ये खत्म होगा, इसमें टाइम लगेगा अभी। हाँ, कल संडे है। आइए परसों तब। परीक्षा है? कौन परीक्षा है? कौन एग्जाम है रे? मंथली वाला?